हाँ जी, गुड इवनिंग। आ गए आप लोग? कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। वीडियो शेयर कर देना फटाफट, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्ते, गुड इवनिंग, जय जीन माता। मैं बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? जी जी, लोकी नगरी से। हेलो रुचि, घनी खम्मा, वेरी गुड। प्रभु आ गए आप, बढ़िया है जी। तो आधुनिक काल की है अपनी ये मैराथन। और मैं आपको बता दूं, एक मैराथन आधुनिक काल की मैं और रखूंगी, और उसके बाद हमारी जो आधुनिक विधाएं हैं, उपन्यास वगैरह, कहानी वगैरह, उनसे जुड़े हम बात करेंगे। कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन कल हुए थे। अब आगे जो है कमियां हमें दूर करनी है, बस वही है जी। आप सभी आ गए मेरे हिसाब से, वीडियो शेयर कर दिया, चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया। तो मैं शुरू करूं? सेकेंड ग्रेड के ऑनलाइन बैच में बेटा डिस्काउंट दिया हुआ है, अभी ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं वहां से। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि कौन थे? एक तो वीर रस के कवि रीतिकाल के अंदर हुए हैं, भूषण। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक काल के अंतर्गत। तो फटाफट आंसर देते जाइए, कौन है जरा इसके अंदर? सी आंसर आना शुरू हुआ है मेरे पास। राम राम सुमन, गुड इवनिंग बेटा। सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन शुरू हो चुकी है पहले से ही, आप सारे टेस्ट वहां से दे सकते हैं। थर्ड ग्रेड का भी आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, आंसर आ चुका है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, दिनकर जी हैं। अगर कहें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के जो कवि हैं, वो हुए रामधारी सिंह दिनकर जी। आप सभी को ही पता है कि दिनकर जी की अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत आए, इन्हें मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस रचना पर पुरस्कार मिला था इन्हें? उर्वशी, जो अगर कहें महाकाव्य में भी आता है, और महाकाव्य के साथ साथ बात करें तो चंपू काव्य के अंतर्गत भी माना जाता है। और कब मिला इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? 78 में मिला है क्या? क्योंकि एक जब पढ़ रहे हो तो उसका आपको पता चलना चाहिए कि हाँ कौन कौन से रूप उसके अंतर्गत आए। तो आपको ये ध्यान ही रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। भगवती चरण वर्मा जी तो ये छायावाद से जुड़े हुए आ जाते हैं। 61, 78, गुड, 72, मतलब आपको याद तो है। तो 78 में किसको मिला था? अज्ञ को। किस रचना पर? कितनी नावों में कितनी बार पर। इन्हें किस पर मिला था? 72 में मिला। उर्वशी का टाइम क्या है? 1961। तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अब आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि 1978 में जो ज्ञानपीठ मिला वो अज्ञ को मिला था। 1982 में बात करें तो मिला था किसको? महादेवी जी को।
और सबसे पहले की बात करें महादेवी जी को मिला था यामा पर, और सबसे पहले की बात करें तो 1968 में मिला था पंत जी को उनके काव्य संग्रह किस पर, चिदम्बरा पर। तो मैंने ये आपको बता दिए कुछ ज्ञानपीठ, कुछ इसके पहले आ चुके थे। चारों ज्ञानपीठ जो रचनाओं पर मिले वो ये थे। इसके बाद जो है वो रचना पर नहीं मिला बल्कि संपूर्ण साहित्य में योगदान पर मिला है। तो पंत को चिदम्बरा पर स्टार्टिंग हुई थी 68 के अंदर, उसके बाद 72 में उर्वशी पर मिला। उर्वशी का टाइम 61 है, जिसमें उर्वशी और पुरुरवा के कामा अध्यात्म का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। 78 में अज्ञे को मिला है और 82 में महादेवी वर्मा जी को मिला है। तो ये 4 जो पुरस्कार मिले हैं रचनाओं पर वो मैंने आपको बता दिया। साहित्य अकादमी इन्हें मिला संस्कृति के 4 अध्याय पर। तो ये कंप्लीट दिनकर जी का यह प्रबंध काव्य महाभारत के कर्ण को नायक बनाकर लिखा गया था। तो कौन सी वो रचना है, प्रबंध काव्य है और कर्ण को नायक बनाकर वो लिखा गया था। परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। हाँ, चिदम्बरा 64 में लिखी गई है। वेरी गुड मनीषा। 54 में घोषित, पहला साहित्य अकादमी 55 में मिला, माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था। गुड। मेरे पास आंसर आ रहे हैं सी और डी, 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि भारत पर चीन की प्रतिक्रिया स्वरूप इनकी कौन सी रचना आई, ये भी आप बताएंगे। वैसे रश्मि रथी के मुख्य नायक रहे हैं कर्ण जो हैं, तो बिल्कुल आंसर तो इसमें क्या आएगा, रश्मि रथी आएगा इसका आंसर। अगर बात करें परशुराम की प्रतिज्ञा, कई जगह लिखा हुआ है ये, तो प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतीक्षा है इसके अंतर्गत। और कहीं चीन के जो आक्रमण हुआ उसके प्रतिक्रिया स्वरूप रचना हुई थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है और इसमें टोटल 7 क्या हैं, सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिक्रिया स्वरूप चीन के ये लिखी गई है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की अनिवार्यता पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। कुरुक्षेत्र इनकी श्रेष्ठ रचनाओं के अंदर भी शामिल है। सो जो हमारी श्रेष्ठ रचनाएं हैं उसमें कुरुक्षेत्र शामिल है। महाभारत के बाद आपको पता है युधिष्ठिर का इसमें वर्णन है, भीष्म पितामह वगैरह का यहाँ पर रूप है। तो चीन के युद्ध के स्वरूप ये थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो ये रचना हो चुकी है आपकी। आधुनिक युग की गीता कहा गया है इसे, कुरुक्षेत्र को। तो क्वेश्चन आ जाता है तो आधुनिक युग की गीता किसे कहा गया, तो कुरुक्षेत्र को कहा गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा और इनके टाइमिंग आप सबको याद रखने हैं। हाँ मुझे पता है आप लोग लिख रहे हैं, बाकी सभी को याद एक बार कर लेने हैं। आरोही अवरोही क्रम में पूछे जा सकते हैं। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है, ये पूछा गया है। अगर हम छायावाद के टाइमिंग की बात करें, इतने आप जब तक आंसर देते हैं, तो सर्वमान्य टाइमिंग जो रहेगा वो 1918 से 1936 है। यो कुछ ने 1920 से भी इसकी शुरुआत मानी, पर एक टाइम ये रहेगा सर्वमान्य में। इसके अलावा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ आए। एक कहें प्रसाद, एक निराला, एक पंत और एक महादेवी वर्मा। अगर बात करें महादेवी जी दुर्गा का रूप बनकर आई, प्रसाद जी आपको पता है शिव आ जाते हैं, महेश और विष्णु आप ऐसे याद करते हैं। तो ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। तो ब्रह्मा इन्हें कहा गया है, विष्णु इन्हें कहा गया है और महेश
निराला जी को कहा गया है। ये 4 प्रमुख स्तंभ है। आगे चलकर पंत और महादेवी ने छायावाद का विरोध किया था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बिल्कुल पल्लव को कहा गया है छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद का भी इसमें वर्णन है। शुरुआती 40 पेज के अंतर्गत कहें तो आप वो देखेंगे, उसमें बिल्कुल महादेवी जी को आधुनिक काल की क्या कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। तो आगे की बात करते हैं। आप देखो, है तो आधुनिक काल बहुत बड़ा। कुछ चीजें हमने पहले के टेस्ट में पढ़ी हुई हैं साहित्य के, और कुछ चीजों पर अभी वापस से बात कर रहे हैं। हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? ये आपका सेकंड के बाद थर्ड प्रश्न, जल्दी जल्दी, सॉरी चौथा प्रश्न है, जल्दी जल्दी बताइए। 2-4 दिन पहले तो आ ही जाने चाहिए। वेरी गुड। बीपीएल परिवार के लिए एक बार और छूट लेकर आए। आंसर आप देने लगे बिल्कुल पंत। पंत हैं जो अरविंद दर्शन से क्या है, प्रभावित हैं। प्रसाद तो किस दर्शन से थे? शैव दर्शन से प्रभावित थे। ये वेदांत दर्शन का रूप आई जाता है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से निराला जी क्या थे, प्रभावित थे। ये वैसे कहें तो मानवतावादी रूप भी मिल जाएगा इनकी रचनाओं में। तो ये अपना यहाँ से हुआ। तो ये पंत जी कहे प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए थे। और वैसे कहें तो 1900 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें क्या हुआ था, मिला था। आगे की बात करते हैं। मूल नाम गोसाई दत्त था इनका, पंत जी का। निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? और क्वेश्चन आता है आधुनिक काल के अंदर गजलों के प्रयोगकर्ता दुष्यंत कुमार तो आप जानते ही हैं। फिर वो देगा छायावादी किसने की, तो छायावाद में गजलें लिखने वाले कौन थे? निराला। तो उनकी 4 रचनाएं, उनमें से किसके अंदर गजलें हैं? महावीर प्रसाद सैनी जी, आपकी गलत फहमी है। मैंने साहित्य की भी ली है, मुझे लगता है आप मुझसे रेगुलर जुड़े हुए नहीं रहे। और पिछली बार रीट में मैंने बिल्कुल थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ाया है, और अगर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तो अब थ्योरी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मॉडल पेपर करवा रही हूँ। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और विशेष ही थ्योरी पढ़नी है तो बिल्कुल आप क्लास में आ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ACB आप आंसर दे रहे हैं। कुकुरमुत्ता तो है ही नहीं। कुकुरमुत्ता तो वैसे इनकी प्रगतिवादी रचना आ जाती है, और कुकुरमुत्ता के अंतर्गत 2 रूप हैं इसके अंतर्गत, तो वो है एक्चुअली उन्होंने थ्योरी पढ़ी नहीं है, और वो क्या पता कौन होंगे जो लिख रहे हैं बैसला जी, कि थ्योरी तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है, वो तो पता है, बल्कि क्वेश्चन ही थ्योरी को क्लियर करता है। लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। अब उन्हें पढ़ा ही नहीं है तो अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, या क्या पता कौन होंगे जिन्हें ये चीज लग रही होगी। चलिए, तो आप कह रहे हैं कोई तो अनामिका। अनामिका इनका पहला छायावादी काव्य है। किसका? निराला जी का। 23 में था। वैसे ये 2 भागों के अंतर्गत है। राम की शक्ति पूजा वगैरह, सरोज स्मृति वगैरह, इनकी रचना इसी में ही संकलित है। इसका आंसर है बेला। बेला के अंतर्गत किया है इन्होंने। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है।
थ्योरी तो फर्स्ट ग्रेड में बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसे पढ़ना है पढ़ ही लिया। बेला और नए पत्ते 2 आ गए हैं आंसर में। जी मनीष जी, बी और सी आप बता रहे हैं और डी आ गया है। अब बी डी अपरा आ गया है नहीं। अगर कहें नए पत्ते में दलितों की दयनीय स्थिति का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, अपरा में नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो आपने नॉर्मली पढ़े भी नहीं होंगे और पूछ सकता है। इन रचनाओं की टाइमिंग वगैरह तो याद कर लिए होंगे, आरोही अवरोही क्रम में भी कर लिए होंगे। 1-2 का अगर बीच में आ जाता है तो इस हिसाब से मैं इसको ले आई हूँ। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है, बताइए कौन सी है। SI का बैच चल रहा है ऑनलाइन। गौरव मेरनारिया, जल्दी जल्दी आंसर दो, वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े इसीलिए बताए हैं आपको कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लें, आ जाए तो। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता, ये तो आप सबका पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत ही सरल है। ABC आ गए यहाँ भी, BCAD। बी दिया, महादेवी वर्मा की पहली कविता भी तो दिया ही थी। तो महादेवी वर्मा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं छायावाद के अंदर है, और खड़ी बोली में उन्होंने लिखा था, और किसको लिखा था, दिया शीर्षक पर लिखा था। दीप शिखा कहाँ से आ गया, दीप शिखा तो बहुत बाद में जाकर के आई है। महादेवी जी की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है। अब ये वो ग्रंथ है जिनके टाइमिंग वगैरह मैंने सब बता रखे हैं। उसके अलावा के जो क्वेश्चंस हैं वो अब यहाँ पर हैं। दिया को दिया, हाँ दिया पहली कविता, और दिया इनकी खड़ी बोली की भी पहली कविता है। तो दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना अब आपके। जीवनानुभूतियों का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है। अब आपने ये सारी रचनाएं पढ़ी हैं, रचनाओं की टाइमिंग पढ़ लिए, आरोही अवरोही भी पढ़ लेंगे, लेकिन अब यहां से समस्या आएगी आपको जब ये आ रहा है तो। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो चुका है मेरे पास। CBD ऐसे उत्तर आ रहे हैं। सी सांध्य गीत काफी बच्चों के आए हैं, बिल्कुल इसमें इनकी जीवनानुभूतियों का वर्णन है। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था। मधु प्रसाद, कलाधर और रसिक, 4 आपको दिए हैं ऑप्शंस, जल्दी से बता दो। आप सबको पता है प्रसाद जी के बारे में। अगर कहें छायावादी रचनाएं लिखी, जिनके अंतर्गत बात करें 4 छायावादी रचनाएं आप इनकी पढ़ते हैं, और पहला जो छायावादी काव्य सर्वमान्य रूप से अगर बात करें, हाँ इस बार आंसर आ रहा है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। झरना इनका पहला छायावादी काव्य है, जो अगर बात करें 1918 के अंतर्गत आ गया था। आंसू में छायावाद का परिष्कृत रूप आपको देखने को मिलता है। अगर कहीं छायावाद के लिए नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा था। इसके अलावा इनकी रचना लहर है, जिसमें 4 आख्यानक यानी लंबी कविताएं हैं, और अंतिम अगर कहें छायावाद की रचना भी कामायनी है, शैव दर्शन पर आधारित। टोटल इसमें 7 क्या हैं, 15 क्या हैं, सर्ग हैं। पहला चिंता और अंतिम कौन सा है, आनंद। अभी आपके श्रद्धा सर्ग चल रहा है सिलेबस में 2nd ग्रेड वालों के, जो कौन सा सर्ग है आपका, तीसरा क्या है, सर्ग है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उर्वशी इनका वैसे पहला काव्य है जो 1909 के अंतर्गत आया था। महाकाव्य उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आप लोगों ने मुझे आंसर बता दिया है कलाधर। कलाधर के नाम से ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे और ब्रज भाषा की रचनाओं का इन्होंने संकलन किया था चित्राधार के अंतर्गत। कहें सुंगनी साहू परिवार के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे, नाटक सम्राट कहलाए। इनके नाटक जो है वो रंगमंच की दृष्टि से ज्यादा मतलब प्रसिद्ध नहीं हुए, उनमें वो कमी रही अभिनेता वाली जो है। बाकी कई संवाद इनके जो हैं वो क्या रहे, बिल्कुल लंबे रहे, संख्या भी ज्यादा रही पात्रों की। कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 इनके उपन्यास, जिसमें इरावती इनका अधूरा क्या है, उपन्यास है। चलिए आगे की बात करते हैं। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ? पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। आधुनिक कविता के सुमेरु कहलाए, बिल्कुल। वेरी गुड विजय लक्ष्मी, आपने पूरों के नाम याद कर रखे हैं 15 सर्ग के। ये एक्चुअली इनमें इतने क्वेश्चंस हैं बहुत, लेकिन कोशिश है कि पुराने और यहाँ से मिलाकर लगभग काफी कुछ आपका क्लियर हो पाए। मेरे पास आंसर आ चुका है, बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं। ए और डी इसमें है। कामायनी चंवाली इसमें कहाँ से आ गया? तो 35 था ना। अंतिम बताइए छायावाद की रचना। तो छायावाद ही 36 में कंप्लीट हो गया जी। पंत, अभी आपको पता है मैंने मानवतावाद की बात भी की थी। पंत जी हैं मानवतावादी। प्रगतिवाद की भी इनकी रचनाएं हैं। अगर हम लोग बात करें युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी छाया वो प्रगतिवादी क्या है बच्चों, रचनाएं हैं। अगर कहें ताश और वे आंखें, ये इनकी प्रगतिवादी क्या हैं, कविताएं हैं। आप ये याद रख सकते हैं इनके अंतर्गत। निराला का कुकुरमुत्ता वगैरह, भिक्षुक व तोड़ती पत्थर, ये इनकी प्रगतिवादी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पंत जी हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल ऑफर चल रहा है विजयादशमी का, आप ले सकते हैं। 2 से 5 अक्टूबर तक है, लगभग 60% तक का ऑफर है। ये आपको कांटेक्ट करना है, इस नंबर पर आप कर सकते हैं। प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, ये अपना ऐप है जिस पर ये कोर्स आपको मिल जाएंगे। ईयर याद नहीं होता, क्रम याद रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन क्रम के आने की संभावना पूरी बनती है, और कथन में भी आ सकते हैं। आगे देखिए। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा की संज्ञाओं से भरे हैं। तो ये तो पता ही आपको, महादेवी वर्मा को कहा गया है। इन्होंने कहें बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी इन्होंने, जहाँ प्राचार्य पद पर भी ये रही हैं। और अगर हम लोग बात करें तो पत्र चांद का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। छायावाद की रचनाओं में सबसे ज्यादा जो रहस्यवाद का रूप मिलेगा आपको, वो रहस्यवाद का रूप सबसे अधिक किसकी रचना में देखने को मिलेगा आपको, महादेवी की रचनाओं में सबसे ज्यादा रहस्यवाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इनकी रचना नीरजा थी, जिस पर इन्हें सैक्सरिया क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। गांधी जी से ये प्रभावित थी, सुभद्रा जी से 2 दर्जे ऊपर ये पढ़ती थी। जन्म इनका 1907 के अंदर बिल्कुल हुआ था। 1907 में बहुतों का जन्म हुआ है। चलिए आगे की बात करें। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? यह है आपका अगला प्रश्न। निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। बिल्कुल वृहत्रय और लघुत्रय पर भी बात करेंगे हम लोग।
अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए ये आए आपके प्रसाद पंत निराला, ये तीनों वृहत त्रय आते हैं। वृहत यानी 3 बड़े, और लघु त्रय के अंतर्गत महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, इसके अलावा कहीं भगवती चरण वर्मा, इनका आपको क्या बच्चन सिंह जी भी कई जगह लिखे हुए हैं, इनका नाम मिलेगा। तो ये बड़े रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। आंसर आ गया मेरे पास। शब्द शिल्पी बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी ये क्वेश्चन आपका है। सुमित्रा नंदन पंत का संबंध किस पत्रिका से है? तो बिल्कुल रूपाब पत्रिका से है। इसका संपादन हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया था। दोनों अभिन्न मित्र रहे हैं, बच्चन जी और पंत जी। दोनों ने मिलकर के रचना भी लिखी। खादी के फूल अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं इनकी रचना। चांद मैंने बता ही दिया है। मतवाला पर बात करें तो ये तो निराला का रहा है। महाप्राण इन्हें कहा गया था निराला जी को, क्योंकि इनकी रचनाओं में महाप्राण वर्णों की प्रधानता। इस रचना के बाद इन्हें निराला उपनाम भी दिया गया। इंदु जो है वो प्रसाद जी की काशी से प्रकाशित हुई थी। 1909 इसका टाइमिंग है। और अगर बात करें खादी के फूल है वो जो दोनों ने मिलकर लिखा था। तो एक निशा निमंत्रण है, एक मौन निमंत्रण है। मौन निमंत्रण लिखा था पंत जी ने, और निशा निमंत्रण जो लिखा था वो लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने, और 1909 में इसका टाइमिंग रहा है। और प्रसाद की पहली जो कहानी है वो ग्राम है, जो 1911 के अंदर इंदु पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। जितना बताओ इनके बारे में उतना ही कम है भाई। निराला की किस रचना में उनका आत्मचरित्र अभिव्यक्त हुआ? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप मुझे बता दीजिए। और वीडियो शेयर कर देना। देखो शिवम, टाइम हमारे पास इतना है नहीं, सिलेबस बहुत है, इतना लंबा मैं ले भी नहीं पा रही हूँ। बाकी मेरी कोशिश है ना। अब काव्य शास्त्र कब तक होता है नहीं होता है, कोशिश तो है। बाकी एक्चुअली इस लिटरेचर बहुत लंबे चौड़े ये पार्ट होते हैं। व्याकरण में तो सिर्फ एक व्याकरण है, उसको करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लग पाता है। मेरे पास आंसर आ रहा है BOD। हाँ, तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास तो खंड काव्य रूप इनका है। दूसरी बात करें, इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। तुलसीदास पर अगर बात करें तो ये तो रत्नावली और तुलसी के प्रसंग पर है, और अगर कहें मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है इसके माध्यम से, तो तुलसीदास जी के से। राम की शक्ति पूजा अगर कहें बांग्ला भाषा के अंतर्गत कृतिवास रामायण को आधार बनाकर लिखी गई है, और लंबी इनकी क्या है ये रचना है। सरोज स्मृति 1935, टाइम तो आप बता ही चुके हैं। अनामिका के सेकंड पार्ट में कहते हैं संकलित भी है। और सरोज स्मृति जो है वो है इनका आत्मचरित। आत्मचरित तो खुद का वर्णन, कहें हिंदी भाषा का प्रसिद्ध शोक गीत, और पहला शोक गीत भी यही है। दूसरा कहें मिट्टी की बारात आता है, पहला इसका नंबर आता है सरोज स्मृति का। अपनी पुत्री सरोज की असामयिक जो हुई है इनकी मृत्यु, उस पर इन्होंने इसको लिखा था। तुलसीदास 36 बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। प्रसिद्ध इसकी पंक्ति है जो सरोज स्मृति के अंदर ये लिखते हैं। तो आत्मचरित वहीं से आपको पता चल जाएगा। ओके राजेंद्र, तो आंसर है इसका सरोज स्मृति। पहला शोक गीत भी है, पुत्री की याद में लिखा है, आत्मचरित है। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका और तुलसीदास। तो देखो तुलसीदास तो आ ही चुका, गीतिका भी है, परिमल भी है। और इन रचनाओं के आपको टाइमिंग भी याद रखने हैं, जैसा मैं कह रही हूँ आरोही अवरोही क्रम के अंतर्गत। शोकोच्छ्वास,
शोकोच्छ्वास जो है वो किसकी है? पंत की है, पंत जी की है ये। हाँ, अशोक वाजपेयी ने लिखा था बहुरी अकेला, बिल्कुल शोक गीत के अंतर्गत ही है। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता के नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? नागार्जुन प्रसाद पंत निराला। बहुरी अकेला सेकंड शोक गीत है, शोकोच्छ्वास पंत का है, बिल्कुल छायावादी रचना। गिरजे का घंटा पंत की पहली छायावादी कविता आती है। प्रथम प्रभात जो आता है वो प्रसाद की पहली आती है छायावादी कविता, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर मेरे पास आने लग गया ए। मुझे पता था आप नागार्जुन पर जाएंगे, गोरखनाथ आते। अरे भाई ये कह रहा है आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता आते ही तो समझ जाना चाहिए छायावाद है। ये छायावाद के हैं ही नहीं, ये तो प्रगतिवाद के हैं। और भी नहीं तो स्वच्छंदतावाद तो क्लियर कर ही सकते हो कि स्वच्छंदतावाद तो यहाँ है। बौद्धिकता का गुण भी, आप जब छायावाद की विशेषता पढ़ेंगे तो बौद्धिकता का गुण भी है, स्वच्छंदतावादिता का भी गुण है। तो इसका मतलब छायावाद की बात करें तो छायावाद में नागार्जुन जी कैसे आएंगे? तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं। अगर मैं बात करूं तो फिर नाम किसका आता है? निराला। निराला इसका आंसर है, ये ध्यान रखना। हिंदी का प्रथम गीतीय नाट्य है, हिंदी का प्रथम गीतीय नाट्य है करुणालय, जो किसका है बच्चों? प्रसाद का है गीतीय नाट्य। प्रेम पथिक इनकी खड़ी बोली की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। अशोक की चिंता ये इनकी लंबी कविता है, किसकी? प्रसाद की, जो लहर के अंदर क्या है? संकलित है। तो करुणालय है 1913, इसका टाइमिंग आप पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया। मैं आपको बता देती हूँ लहर का टाइमिंग जो 33 है उसमें ये 4 छायावादी कविताएं जो लंबी हैं चारों ही, लेकिन इन चारों में भी सबसे लंबी कविता कौन सी है ये पूछा गया है। वैसे ये चारों ही लंबी कविताएं, ये चारों का संकलन है यहाँ पर। आंसर आ रहे हैं ACBD। प्रलय की छाया ये इनकी सबसे बड़ी है इन चारों में। आगे देखो, आंसर बता दो फटाफट। हाँ, पेशोला की प्रतिध्वनि है। एक मिनट, कहीं कुछ चेंज था क्या? हाँ है तो सही। हाँ, कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? ये हाँ बताओ जल्दी जल्दी। आप लोग समझदार तो बहुत हो, कुछ भी कहो। चारों लंबी कविता, पर उन चारों में भी सबसे लंबी जो है वो अलग है। ठीक, जल्दी जल्दी आंसर दें। इसमें एक ही आंसर होना चाहिए इस बार।
हाँ, प्रश्न कैसा भी आ सकता है, आपको तैयार तो होना ही होगा। मेरे पास आंसर डबल आ रहे हैं, ये तो मुझे पता था डबल तो आएंगे ही। ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है, मानव चेतना का रसात्मक इतिहास, शुक्ल का नहीं है। शुक्ल जी से हर कहीं डर लगता है आपको। प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। झरना तो छायावादी है, आंसू में परिष्कृत रूप है। उर्वशी इनका काव्य है पहला, उर्वशी महाकाव्य दिनकर का। हाँ, नए युग का काव्य भी कहा है। तो आप देख लीजिए खड़ी बोली वाला इनमें से क्या है। नंद दुलारे आप चले जाते इसीलिए वो दिया है। जी गौरव जी, वेरी गुड, एक ही बता रहे हैं। अरे नालायको जी, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? प्रेम पथिक, उर्वशी, अशोक की चिंता, आंसू। हाँ, कानन कुसुम 13 में। हाँ, उर्वशी ब्रज भाषा में है, 1909 वाला। आंसर बता रहे हैं आप लोग मुझे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। वैसे आप इसका आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं कि प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण माना गया है? उर्वशी। वैसे कामायनी प्रतीकात्मक रचना है, आपको पता है, जहाँ आप ईड़ा जो बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक आ जाती है, मनु मन के प्रतीक, और उनके पुत्र जो हैं वो मानव के प्रतीक बन करके आते हैं। तो इनका प्रतीकात्मक रूप भी आप ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं इसमें जीवन की समस्याएं भी हैं और उनके समाधान भी हैं। इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद काव्य में नहीं है? छायावादी काव्य में नहीं है। रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, और अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। जल्दी से बता दो। इसके अलावा अभिव्यंजनावाद वगैरह भी आप यहाँ की विशेषता पढ़ेंगे, बौद्धिकता पढ़ेंगे। जायसी का तो रूप है प्रतीकात्मक, मिलता जुलता, और रूप वैसे जो है कहानी वो उनकी जैसी है। हाँ, चंपू काव्य है उर्वशी भी इनका। सी और बी आप आंसर दे रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव बुक है। अरे ये अपने आप ही देख लो ना, शोषण का विरोध। शोषण का विरोध तो प्रगतिवाद में हुआ है ना, ये तो रहस्यवाद में थे सारे के सारे। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने कहा ही है, और अभिव्यंजना की पद्धति इसके अंतर्गत है ही। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर चतुर्वेदी। आंसर दीजिए फटाफट। हेलो प्रियंका। नगेंद्र बता रहे हैं चित्र भाषा शैली। चित्र भाषा शैली नगेंद्र ने नहीं कही है, शुक्ल। शुक्ल इसका क्या आएगा? आंसर आएगा, बिल्कुल शुक्ल है। हाँ, निकाल रही हूं उसकी बुक भी। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? डॉक्टर इलाचंद्र जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
वीडियो शेयर कर देना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कटु आलोचक रहे हैं छायावाद के। द्विवेदी काल इनसे पहले थे, उसके बाद छायावाद आया तो इन्होंने इसकी विरोध किया है। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जी प्रकाश सिंह, वेरी गुड। मुकुटधर पांडे। और इसीलिए इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना किसने? शुक्ल ने। हालांकि शुक्ल ने भी छायावाद शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो आंसर है मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद का सबसे पहले प्रयोग, अच्छा ये तो हो चुका। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? ये तो मैंने अभी बताया था, डॉक्टर नगेंद्र। ये फर्स्ट ग्रेड में उल्टा दिया हुआ है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? प्रसाद पंत, रामकुमार वर्मा और महादेवी वर्मा। जल्दी जल्दी बता दो। अभी तो बताया एक बच्चे ने आंसर। पढ़ो संज्ञा टॉपिक, फिर उसके बाद क्लियर करो उसे। जल्दी से आंसर बता दो फटाफट। सभी बता सकते हो? सर्वात्मवाद से ही कर सकते हो आप लोग आंसर बहुत अच्छे से। वेरी गुड, डी सर्वात्मवाद। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से वैसे प्रभावित। और उद्गीत का है छायावाद को प्रकृति का, तो आंसर है डी। तो ये सही है आपका। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार, महादेवी जी और मुकुटधर पांडे। आप मुझे आंसर दे रहे हैं बी ए। बिल्कुल, नंद दुलारे वाजपेयी ने सांस्कृतिक नवजागरण का क्या कहा था? प्रतीक। मुक्त छंद में लिखी हिंदी की प्रथम कविता है। मुक्त छंद में कौन सी कविता लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं, मुक्त छंद के जो प्रयोगकर्ता हैं वो कौन है? निराला। निराला मुक्त छंद के क्या है? प्रयोगकर्ता, जिसे विद्वानों ने केचुआ छंद या रब्बर छंद कह करके क्या किया था? परिहास किया था। तो अगर बात करें यहीं से आप देखेंगे तो जूही की कली आपको पता चल जाएगा इसके अंतर्गत। ये किसकी है? पहली ही जो रचना है छायावादी कविता, ये निराला की है। तो आपको आंसर निसंकोच होकर के आंसर देना चाहिए ए। तो मुक्तक या मुक्त छंद के प्रयोग करता है, ठीक है निराला। खुल गए छंद के बंधन किसने कहा है? निराला, पंत, धर्मवीर भारती और श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने गए हैं, जो शुक्ल ने माना था पहला, और दूसरा माना था किसको? एक आपके विद्वान हुए कविता कौमुदी की रचना की थी, आपको याद हो, 8 भागों के अंतर्गत, और जिनके क्वेश्चंस हम ले चुके हैं यहाँ से।
और 1889 में उनका जन्म हुआ। तो आपको हिंट दे दिया मैंने बहुत इसके अंतर्गत। तो सेकंड प्रवर्तक उनको माना गया था। कौन से विद्वान हैं जी? राम, ठीक है, त्रिपाठी जी, बिल्कुल। तो चलिए आगे की बात करें। यहाँ पर धर्मवीर भारती तो छायावाद के हैं ही नहीं, ये तो बाद के आ गए हैं। जूही की कली आप लोगों ने बता ही दिया है। तो ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने गए। त्रिपाठी जी, रामनरेश त्रिपाठी आप बता रहे हैं, ठीक है। मेहता कहाँ से आ गए यहाँ से? कविता कौमुदी 8 भागों में अलग अलग आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको टाइमिंग बता दिया है उनका। कामायनी को मानव चेतन के विकास का महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन है? नगेंद्र हजारी जी, श्याम जी और राम कुमार वर्मा जी। जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, पंत ने कहा है, मैंने कुछ अलग लगा दिया क्या? हाँ, आंसर टिक ही नहीं किया, मैंने तो कहा ये तो बाद के हैं। पंत ने कहा है खुल गए छंद के बंद, आंसर तो टिक ही नहीं किया। मैं तो और चीज ही बता रही थी आपको। पंत का ही है ये कथन। तो जूही की कली तो मुक्त छंद की बात हो रही थी। आंसर देना शुरू करो। मानव चेतन के विकास का महाकाव्य, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, शायद इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर लगा दिया, मैं भूल गई थी। अभी आप लोगों ने जब पूछा तो क्लियर कर दिया मैंने। आप लोग मुझे आंसर देने लग गए, लेकिन इस बार भी आंसर एज इट अलग अलग आप लोगों के आए हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से। वैसे तो गलत होना भी नहीं चाहिए था ये आपका। नगेंद्र का काफ़ी आया हुआ ये कथन है, कुछ बच्चों का गड़बड़ हुआ है। आगे देखो, अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म का कौन सा युग है? अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिसिज्म अगर बात करें तो स्वच्छंदतावाद, तो वो छायावाद का रूप इसमें आपको मिलेगा। प्रसाद ने अपने किस काव्य का प्रणयन शैव दर्शन के आधार पर किया था? कामायनी। कामायनी शैव दर्शन पर ही क्या थी? आधारित थी। तो ये इनका आंसर है डी। ये तो मैंने सरल है इसलिए मैंने तुरंत बता दिए। छायावाद कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है, यह किसका कथन है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो अब इस क्वेश्चन का। पानी पी लो। जल्दी जल्दी आंसर। राम कुमार वर्मा, ये इनका आंसर है। कुछ का सही है। निराला की प्रथम काव्य संग्रह है, ये तो मैंने अभी बात की। काव्य संग्रह कौन सा था? अनामिका। वैसे कविता अगर पूछे छायावादी तो वो कौन सी होती? जूही की कली। तो ये तो क्लियर है आपको। पंत प्रसाद निराला महादेवी के बाद छायावाद का 5वां कवि किसे माना जाता है? अभी मैंने बताया था वृहत्त्रयी और लघुत्रयी। लघुत्रयी में महादेवी जी के बाद जो नाम आता है वो किसका ही आता है? सर्वमान्य रूप से राम कुमार वर्मा जी का। तो आंसर क्या होता है इसमें? ए नंबर। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? हेलो प्रीति, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। 36 का। जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर आने लग गया। बिल्कुल, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन में जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है।
आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त हुए थे? फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी 1800 ईस्वी में, कई जगह 1801 भी लिखा हुआ है, और कई जिसके हिंदी और उर्दू विभाग के जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? जॉन गिल क्राइस्ट जी। तो उसको तो छोड़ो, आप तो ये देख लो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में कौन रहे। अब थे तो लल्लू लाल जी भी, सदा सुखलाल जी भी, सदल मिश्र जी भी और इंशाअल्लाह खां भी, ये चारों रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं गद्य चतुष्टय की भूमिका के अंतर्गत ये आते हैं। लेकिन मुंशी, भाषा मुंशी के रूप में दो ही विद्वान कार्यरत थे। तो मैं आपको बता दूं, एक तो लल्लू लाल जी थे डेफिनेट, तो लल्लू जी अब दो जगह आ गए। अब एक बच गए सदल मिश्र और एक बच गया सदा सुखलाल। आंसर कोई एक होगा, कोई ए बोल रहा है और कोई सी बोल रहा है, डबल डबल। और जाकर के इस क्वेश्चन को वापस से चेक कीजिएगा। सदल मिश्र, ये दो इसके अंतर्गत है, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी। ये जो बाकी हैं दोनों, ये फोर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कहते हैं। काम तो इन्होंने भी यहीं पर किया था, पर भाषा मुंशी के रूप में कार्यरत नहीं हुई है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? उस विद्वान का है जिसे उसकी रचना पर, आलोचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। हाँ, भाषा मुंशी पद पर ये दोनों ही थे, सिर्फ वहां से आंसर वो निकला। तो बिल्कुल राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी एक आलोचना हुई है संवेदना वाली, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी क्या मिल रही है? पुरस्कार मिला है। सेकंड ग्रेड की रीट की पुस्तक निकालेंगे भाई। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजोवी विक्टोरिया रानी, समस्या को पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? तो यहाँ से बहुत सुकवि की उपाधि किसे दी गई, कब दी गई, तो ये सब आपके आ जाते हैं। और समस्या क्या है? तो भारतेंदु काल की सबसे बड़ी विशेषता थी समस्या पूर्ति सर्वस्व। तो जिसके लिए ये सारे जो भारतेंदु मंडल के कवि एक जगह होते थे और इकट्ठे, और जिसकी भी जो समस्या थी उसके समाधान किया जाता था। पहली जो समस्या है, पपीहा पूछे प्यू कहा, प्रताप नारायण मिश्र जी की मानी जाती है। इसके अलावा नाम जो आता है अंबिका दत्त व्यास, ये कहलाए थे सुकवि, तो सुकवि कहा जाता है। सुकवि पत्रिका भी एक निकली है और ये इनकी समस्या पूर्ति है, तो काफी बार आ जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखो, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अगली जो क्लास होगी वो फर्स्ट ग्रेड की व्याकरण की मैराथन होगी, जो सारे सब्जेक्ट्स वालों के लिए होगी। जी, आप मुझे आंसर देने लग गए हैं सी डी। मनीषा धाकड़ कह रही है ए डी बी। ओहो, खूब ही आए। प्रियंका उपाध्याय डी 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 डी, फिर बी 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 बी। अरे भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की, ये पद्य में थी और ये पूछ रहा है गद्य की पहली रचना, तब नाम आता है इनका भाषा योग वशिष्ठ का। इसमें गद्य का रूप है, वो पद्य में ही थी पूरी, और गद्य का आरंभिक रूप आपको इसमें दिखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखा करो, और यहीं से ये चीजें आपकी हटेंगी और गड़बड़ होंगी, अदरवाइज तो। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, कथन किसका है? तो नो डाउट आपको पता है भाषा के ऊपर जो लिखने वाले विद्वान हुए वो कौन हुए बच्चों? भारतेंदु जी। इन्होंने कहा था निज भाषा की उन्नति से ही हमारी जो सभी भाषाओं का क्या होगा? उन्नति रूप होगा।
भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? आप देख नहीं रहे, वो गद्य पूछ रहा है, ये थोड़ी पूछ रहा है खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप कहाँ मिला देखने को। जी, पुष्टि मार्ग में बिल्कुल भारतेंदु जी, उर्दू में लिखा इन्होंने, और उर्दू में इन्होंने किस नाम से लिखा था? रसा उपनाम से ये क्या करते थे? रचनाएं करते थे। पुष्टि मार्ग में ये क्या हुए थे? दीक्षित हुए थे। बाकी इनके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुराने वाले पेपर्स में, आप देखेंगे तो। कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? समस्या पूर्ति अभी बताया था। इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी काल की है, और भाषा में लाक्षणिकता ये छायावाद की है, लाक्षणिकता वाली। इतिवृत्तात्मकता को हम विवरणात्मकता या वर्णनात्मकता भी कह सकते हैं। जैसा लिखा है वैसा का वैसा वर्णन, यानी पूरा जो रूप है उसका वर्णन यहाँ किया जाता है। पूरा रूप मतलब जैसे हमारे पौराणिक वगैरह के जो रूप है ना, उनका वर्णन यहाँ आपको मिलता है। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। ये यहाँ आएगा बिंदु। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? नए और पुराने जोड़ वाली। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देना ही छोड़ दिया क्या आप लोगों ने? शुक्ल जी की है इसके अंतर्गत। इस बार आंसर आना तो शुरू हुआ है, बी आ रहा है शुक्ल जी। अब तो पर मैंने लगा भी दिया है, वेरी गुड। बाकी आंसर सभी का सही आ रहा है, शुक्ल जी का है। बिखरे मोती किसका प्रथम कहानी संग्रह है? तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। कहें ये श्रीधर पाठक है, वैसे कोई बात नहीं, आंसर में ये नहीं है। पहला स्वच्छंदतावादी कवि शुक्ल के द्वारा और रामनरेश त्रिपाठी को सेकंड, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर बात करें बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका ये रहा है सुभद्रा जी का, जो महादेवी जी से 2 दर्जे क्या रही हैं ऊपर, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो कहानी भी आपको मिल जाएंगी इनकी, प्रसिद्ध कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। माखन जी ने पुष्प की अभिलाषा वगैरह लिखी ही थी। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो बच्चों जानकी मंगल है। अगर कहें किसकी रचना है आप बता सकते। वैसे इस जानकी मंगल नाटक के अंदर ही रचना कर, वो मतलब क्या करते हैं, जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए बिल्कुल मूछें मुंडवा ली थी एक विद्वान ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, किसने? खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, बिल्कुल सुभद्रा जी का है। कई बार आ जाता है मूछें मुंडवाली, मूछें कटवाई थी अपने पिता से पूछ करके। तो लक्ष्मण की भूमिका इसमें निभाई। जानकी मंगल बिल्कुल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है ये रचना रूप। वो तय तय वाला जो अनुप्रास में पढ़ते हो ना, तनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, वो इसी पंक्ति की पंक्ति होती है। और प्रताप नारायण मिश्र ने इसमें अभिनय करने के लिए अपने पिता से पूछ करके अपनी मूछें क्या कर ली थी, मुंडवा ली थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है इसके अंतर्गत। जबकि बात करें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, इनका मौलिक क्या है, ये नाटक है, अनुदित नहीं है, मौलिक नाटक। मौलिक जो उनकी खुद की क्या है, रचना है। तो आज के हमारे क्वेश्चन सिर्फ इतने हैं। नेक्स्ट में एक बार फिर से लेके आऊंगी आधुनिक काल की सीरीज, तो उसमें आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, सभी के मिक्स में लेके आऊंगी। आज मैंने इसे छायावाद तक ही रखा है, ज्यादातर छायावाद को लिया है कि वो क्लियर हो जाए और आपका पढ़ा हुआ भी होगा। तो सारा का सारा इसके अंतर्गत आप इसमें कीजिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। फिर मिलते हैं जल्द ही।
बिल्कुल, गुड नाइट, बाय बाय।